हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं क्लास 10th का नया वीडियो लेकर दोस्तों, जो कि क्लास 10th का है साइंस। जितना भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, उसको सॉल्यूशन करेंगे। ये जो है आपका दोस्तों प्रगति गया का है दोस्तों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आर.के. रंजन इनका सर है दोस्तों, जो किताब प्रकाशित किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है दोस्तों। ये जो है आपका टिक गलत भी मारा हुआ है दोस्तों और सही भी मारा हुआ है, तो इससे आपको ध्यान में नहीं रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो आभासी होता है। आभासी एवं सीधा होता है दोस्तों। आभासी एवं सीधा होता है। वन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधा बना होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हजामत यानी दाढ़ी बनाने, हजामत दाढ़ी तथा बाल बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए 2 का ए आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यफ बराबर r/2 सत्य है, तो यफ बराबर r/2 किस में सिद्ध होता है दोस्तों। यफ बराबर r/2 इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, सभी में हो सकता है दोस्तों। यफ बराबर r/2 आपको कहीं कहीं क्या देखने को मिलता होगा दोस्तों, सिर्फ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण या तो ये उत्तल दर्पण, दो भी रह सकता है दोस्तों, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, द्वारक कहा जाता है। द्वारक कहा जाता है। 4 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 4 का बी आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, द्वारक होगा दोस्तों। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, तो द्वारक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है दोस्तों, वह सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है दोस्तों, सीधी रेखा में गमन करती है। 5 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सीधी रेखा में। क्या सीधी रेखा में, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट का परावर्तक सतह में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 6 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण, जिसको खा यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में दोस्तों, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7 के ओर चलते हैं दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। 7 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि सबसे अधिक होता है दोस्तों। कहाँ होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, और इनमें से सभी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 8 का क्या आंसर हो जाएगा, 8 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अवतल वस्तु का आभासी प्रतिबिंब सभी दर्पणों में बना होता है, तो 8 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चिकित्सीय व्यवहार में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो चिकित्सीय व्यवहार में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसको देखने के लिए अवतल दर्पण का, कोई भी वस्तु को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए चिकित्सक के रूप में अवतल दर्पण इसका उपयोग करता है। 9 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। 10 में क्या है, किस प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। किस प्रतिबिंब के लिए दोस्तों आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, तो आवर्धन का मान जो ऋणात्मक होता है दोस्तों, बड़ा होने के लिए होता है। बड़ा होने के लिए किस प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान जो होता है दोस्तों ऋणात्मक होता है, तो आवर्धन का मान सबसे बड़ा होता है, जिसके कारण यह ऋणात्मक होता है। 10 का, और उल्टा भी इसका आंसर हो सकता है दोस्तों, उल्टा और बड़ा दोनों हो सकता है। 10 का आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बड़ा, या तो आप उल्टा भी उसको बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो दर्पण की फोकस दूरी के लिए किसके बीच की दूरी मापना चाहिए, तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। खा और गा दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी के लिए
किसके बीच की दूरी मापना चाहिए? तो दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी भी मापना चाहिए दोस्तों, और दर्पण तथा बिंब की बीच दूरी को मापना चाहिए। इसलिए आंसर नंबर का और खा दोनों हो जाएगा दोस्तों। 11 का गा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। 12 क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन नंबर, किसी बिंब का अवतल दर्पण, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा क्या है दोस्तों? किसी बिंब के द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति क्या होगा? क्या कह रहा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो यह वस्तु कहाँ पे रखा होता है दोस्तों? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा होगा वस्तु, तभी ये आभासी और सीधा और बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, वो भी अवतल दर्पण में। इसलिए 12 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 12 का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? वेरी मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों। 13 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों। तो ये जो है आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया जो है दोस्तों, यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ये जो बुक है प्रगति गया के द्वारा दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। चूंकि आप जानते हैं दोस्तों F बराबर R/2 एक सूत्र होता है दोस्तों। F बराबर R/2 आपका एक सूत्र होता है, गोलीय दर्पण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो F बराबर R/2 किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। F बराबर R/2 14 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है दोस्तों? तो आवर्धित प्रतिबिंब जो है दोस्तों अवतल दर्पण से प्राप्त होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है लेकिन अब समतल दर्पण में प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए इसका सभी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे गलत टिक आउट किया गया है। तो 15 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 का ए आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? अवतल दर्पण। क्या आंसर होगा? अवतल दर्पण। तो 15 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। 16 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का दोस्तों। 17 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश किसका तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है दोस्तों। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है दोस्तों? द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। गोलीय दर्पण का द्वारक आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों।